अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम सैयद उसामा जावेद है और मैंने लास्ट वीडियोस आपके लिए बनाई थी चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स से रिलेटेड, और उसमें मैंने आप लोगों को तमाम थ्योरेटिकल टॉपिक्स को कवर कर दिया था। आज मैं इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करूंगा। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इंक्लूड करेगी थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल्स को और हैज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन के न्यूमेरिकल्स को। चलिए हम आगे चलते हैं अपनी वीडियो में और न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज जो हम पहला न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर 5 का वो है थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। जी तो आपके स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा है कि मैंने एक न्यूमेरिकल मेंशन किया है और ये ईयर है कराची बोर्ड का, ईयर 2000 यानी 2000 ईयर में ये आया हुआ है कराची बोर्ड के। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या है मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। व्हेन 5400 joules of heat is added to a system of a gas at constant pressure of 2 exponent 5 Newton per meter square, its internal energy increased by 1000 joules. Calculate the change in volume of a system. मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स के एक सिस्टम है, ठीक है जी, एक सिस्टम को हीट एनर्जी फराम की जाती है। जब एक सिस्टम को हीट एनर्जी कितनी फराम की जाती है, 5400 जूल्स की हीट एनर्जी फराम की जाती है। जब वो हीट एनर्जी किसी सिस्टम को दी जाती है उस वक्त उस सिस्टम का जो प्रेशर है उसे कांस्टेंट रखा जाता है, यानी एक जैसा, यानी फिक्स रखा जाता है। ठीक है जी, और वो कांस्टेंट प्रेशर जो होता है वो होता है 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करने लगे, कितनी इंक्रीज करे, 1000 जूल्स तक इंक्रीज कर जाए, तो आपने पता लगाना है कि कितना वॉल्यूम में चेंज आया होगा। थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी जो होती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आप पढ़कर आए, उसमें हमने पढ़ा था कि जो टोटल हीट एनर्जी सप्लाई की जाती है सिस्टम को वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक वो सिस्टम से वर्क डन कराती है, दूसरा वो हीट एनर्जी जो है वो दूसरी कन्वर्ट हो जाती है इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में। तो यहाँ पर जितनी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है वो 1000 जूल्स है, और जितना प्रेशर सिस्टम का मौजूदा है, कांस्टेंट है, वो 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, और जो हीट एनर्जी टोटल सिस्टम को दी गई थी वो 5400 जूल्स है। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा बनाएंगे। तो आपके पास डेटा मौजूद है। डेटा में सबसे पहली चीज़ जो मैंने मेंशन की है वो की है Q। Q इज इक्वल टू 5400 जूल्स। Q के बारे में आप जानते हैं कि Q जो है वो एक हीट एनर्जी का सिंबल होता है। हीट एनर्जी का सिंबल होने की वजह से मैंने Q इज इक्वल टू 5400 जूल्स लिख दिया। कांस्टेंट प्रेशर जो है मेरा वो है 2 एक्सपोनेंट 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको मैंने P इज इक्वल टू करके लिख दिया है। नेक्स्ट मेरे पास इंटरनल एनर्जी थी, वो मैंने डेल्टा E से जाहिर की, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि इंक्रीज कर रही है, यानी चेंज जितना आ रहा है इंटरनल एनर्जी का उसको मैंने चेंज के सिंबल से जाहिर किया है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड जो चीज़ हमें मालूम करनी है। तो रिक्वायर्ड में मैंने यहाँ मेंशन किया है चेंज इन वॉल्यूम, यानी सिस्टम में कितना वॉल्यूम चेंज हुआ वो हमने पता लगाना है। ठीक है जी, तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। रिक्वायर्ड के बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी हमारी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जब हम करेंगे तो उसमें पहली लाइन मैंने लिखी है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड वर्क बाय द सिस्टम, यानी जो टोटल वर्क डन हुआ है सिस्टम की तरफ से वो तो सवाल में हमें दिया ही नहीं गया, तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं सर। तो सबसे पहला तरीक़ेकार क्या होगा कि हम पहले W को फाइंड आउट कर लें, फिर हमारे पास आगे चलकर एक और फार्मूला है जिससे हम चेंज इन वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो पहले वर्क डन को ही निकालते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हैं। सो बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, Q किसके बराबर होता है, डेल्टा E प्लस W के। अगर मुझे वर्क डन चाहिए तो मैं डेल्टा E जो कि पॉजिटिव का है उसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाऊंगा, तो W बराबर हो जाएगा Q माइनस डेल्टा E के। ठीक है जी, अब वैल्यूज़ को पुट अप करेंगे तो Q की जगह पर 5400 आ जाएगा और डेल्टा E की जगह पर 1000 आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4400 जूल्स।
यहाँ तक हमने क्या किया, वर्क डन को फाइंड आउट किया है। अब हमारे लिए आसानी हो गई है, अब हम बहुत आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। बहुत आसान है, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, मैंने लिखा है नाउ एज वी नो दैट फ्रॉम प्रेशर वॉल्यूम वर्क एक्सप्रेशन। डेरिवेशन मैंने आपको पीछे कराई है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क डन प्रेशर और वॉल्यूम की प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैसे होता है ये हमने पूरा ड्राइव किया था। अब ये फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूं तो मुझे यहाँ पर वर्क डन की क्वांटिटी भी पता चल गई है, प्रेशर की क्वांटिटी सवाल में गिवन थी, तो मैं चेंज इन वॉल्यूम बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूँ तो P जो है वो डेल्टा V से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपका डेल्टा V बराबर हो जाएगा W/P के। नेक्स्ट वैल्यूज आपको पुट अप करनी है, 4400 डिवाइडेड बाई 2 एक्सपोनेंट 5। सर साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है ना, कभी कभी हमारे पास नहीं होता, कैलकुलेशन समझ नहीं आ रही। बहुत सिंपल सी बात है, 4400 डिवाइडेड बाय 2 एक्सपोनेंट 5 है। नॉर्मल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंट 5 नहीं आता, लेकिन एक्सपोनेंट 5 का मतलब आपको पता है कि 2 के साथ कितने जीरोज मौजूद हैं, 5 जीरोज मौजूद हैं। तो 4400 को 2 के साथ 5 जीरोज यानी 2 लाख से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 0.022 मीटर क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर देख लीजिए, सबको क्लियर हो गया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के बाद अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जो कि आपने खुद सॉल्व करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो जल्दी से न्यूमेरिकल्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं इसे कॉपी कीजिए और अपने तौर से कोशिश कीजिए करने की। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो पहले अब जो हम करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल होगा हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन का। पहला न्यूमेरिकल किस तरह से होगा, देखें हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन के बारे में हम पीछे ही पढ़ चुके हैं कि स्टेप बाय स्टेप अगर कोई रिएक्शंस चल रहे हो उनमें हीट एनर्जी जो होती है वो सब में इन साइकिलिक प्रोसेस की तरह चल रही होती है। जो हीट एनर्जी बचती है वो आगे जाती है और आगे से आगे जाती है और इन साइड द सर्कल घूमती रहती है और उन्हीं रिएक्शंस में या तो एब्जॉर्ब हो जाती है तो इवॉल्व हो जाती है, लेकिन उसके अलावा हीट एनर्जी इधर उधर नहीं जाती। तो हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन हमारी मदद करेगा अगर कोई स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन में से हमारे पास कुछ रिएक्शंस की हीट एनर्जी गिवन हो और कुछ की अननोन हो, तो हम एक रिएक्शन की अननोन हीट एनर्जी को इससे निकाल सकते हैं। पहला प्रॉब्लम आपको नजर आएगा यहाँ पर स्क्रीन पर, ईयर 2005 प्री इंजीनियरिंग ग्रुप का ये क्वेश्चन है और प्री मेडिकल वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, प्री इंजीनियरिंग वालों के लिए भी ये सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोगों को सिखाता हूँ किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ आपके पास आएगी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, इन हीट एनर्जीज की मदद, इन रिएक्शंस की मदद से, जो कि पहला रिएक्शन है हमारे पास उसकी हीट एनर्जी अननोन है, तो हम आखिर के तीनों रिएक्शन को इस्तेमाल करते हुए पहले रिएक्शन की हीट एनर्जी को निकालेंगे। बहुत सिंपल तरीकेकार होगा। स्टेप नंबर 1 फॉलो करते हैं, आपकी स्क्रीन पर नजर आएगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स, मुझे क्या करना है, मुझे इन तीनों इक्वेशंस को या मल्टीप्लाई या प्लस या माइनस करके ऊपर वाली इक्वेशन जैसा बनाना है, तो खुद ब खुद हीट एनर्जी मेरे पास आ जाएगी। अब ये देखें, अगर मैं दूसरी इक्वेशन में कार्बन को देखता हूँ और कंपेयर करता हूँ पहली इक्वेशन से, तो मुझे नजर आता है कि मेरी जो बनाने वाली इक्वेशन है, जो मुझे बनानी है, उसमें कार्बन के साथ 2 मौजूद है, लेकिन मेरी जो इक्वेशन 2 है उसमें 2 मौजूद नहीं है। अगर मुझे उस सी के साथ 2 लगाना है तो मुझे उस पूरी इक्वेशन को मैथमेटिक्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है। हर सवाल आपको डिफरेंट मिलेगा। आपने क्या करना है, आपने पहले ये पता लगाना है कि अगर कार्बन है पहला कॉन्स्टिट्यूएंट, तो दूसरी इक्वेशंस में कार्बन क्या उस क्वांटिटी में मौजूद है या नहीं। अगर फॉर एग्जांपल 2C की जगह यहाँ 3C होता तो मुझे इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर। और फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1 में ये सिर्फ C लिखा होता तो मुझे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं। समझ में आ रही है आप लोगों को बात। अब हम क्या करते हैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 2 नंबर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरी इक्वेशन बनती है 2C + 2O2 यील्ड्स टू 2CO2। ये इक्वेशन अगर बनती है तो इसके साथ साथ ये जो 2 मैंने मल्टीप्लाई किया है इक्वेशन से, ये 2 हीट एनर्जी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। याद रखिएगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, कुछ भी प्लस करें, कुछ भी माइनस करें, हीट एनर्जी के साथ भी वो काम किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे कि मैंने करा है, तो मेरे पास हीट एनर्जी यहाँ पर 788 आ गई है माइनस की,
किलो जूल्स में। अब ये स्टेप नंबर 1 करने के बाद जो नई इक्वेशन मुझे मिली है, ये इक्वेशन नंबर 5 के नाम से मैंने रख दी है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, आप लोगों को दिख रहा होगा तीसरी इक्वेशन में हाइड्रोजन मौजूद है, और अगर हम कंपेयर करें से पहली इक्वेशन से तो नजर आता है वहां पर 3 हाइड्रोजन मौजूद है। तो वही वाली बात हुई कि मुझे इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो h के साथ तो कोई नंबर नहीं था, तो सिंपली 3h2 हो गया। लेकिन जब वो 3 1/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर वाले 1 से 3 बन जा 3 और नीचे डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज आ जाता है। नेक्स्ट, वो जो 3 था वो H2O के साथ भी आ जाता है, और वही 3 हीट एनर्जी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है, तो 858 किलो जूल्स नेगेटिव में हमें मिल जाता है। ये इक्वेशन नंबर 6 दे देंगे। इक्वेशन नंबर 6 देने के बाद हम चलते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में अब आप देखें इक्वेशंस को तो आपको नजर आएगा कि जो इक्वेशन 5 और 6 मैंने बनाई है, इन दोनों में जो रिएक्टेंट साइड है इनको साथ होना चाहिए। मतलब अगर हम पहली इक्वेशन को देखें तो उसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ दोनों इक्वेशन में अलग अलग आ रहे हैं। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन 5 और 6 को ऐड कर दूंगा तो 2C प्लस 3H2 बनना जा सकता है। अभी हम O2 को नहीं देख रहे, O2 की बात में करूंगा, ठीक है। तो 2C प्लस 3H2 बन सकता है, इसलिए मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या लिखा है स्टेप 3 में, ऐड इक्वेशन 5 एंड 6। जब मैं ऐड करूंगा इक्वेशन को तो मैंने देखे नीचे लिखी है 2C प्लस 2O2 यील्ड 2CO2, हीट एनर्जीज भी उतार दी हैं। अब इनको जब प्लस करेंगे तो देखें आपके सामने नया आंसर आता है। देखें 2C 3H2 में प्लस नहीं हो सकता क्योंकि वो सेम अल्फाबेट है ही नहीं, तो आपने 2C को एज इट इज उतार लिया। फिर आप देखेंगे 3H2 नीचे मौजूद था, वो भी मैंने एज इट इज उतार लिया क्योंकि उसके जैसा भी कुछ नहीं था। आगे आप देखेंगे 2O2 और नीचे लिखा हुआ 3/2O2। अब आप यहाँ देखें, ये कैलकुलेटर में भी आप करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास O2 सेम सेम है और हमें प्लस करना है। सिंपल कैलकुलेटर में आप क्या कीजिए, 3/2 प्लस 2 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 7/2। इनडायरेक्टली अगर आप एलसीएम का मेथड चलाना चाहते हैं तो एलसीएम के मेथड से भी आपके पास आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स की तरफ मैं नहीं जाऊंगा, आप लोग इसको कैलकुलेटर से चाहें तो कैलकुलेटर से, और जिन लोगों को न्यूमेरिकल के अलावा उनको एलसीएम के प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होती तो वो एलसीएम के प्रॉब्लम से कर लें, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, 7/2O2 बनेगा। और दूसरी तरफ 2CO2 और 3H2 भी प्लस नहीं हो सकते तो वो एज इट इज आ जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पर हीट एनर्जीज आपको नजर आ रही होंगी, दोनों ही नेगेटिव में है। तो हम देख मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है। तो मैंने साइन माइनस का लगा दिया और दोनों वैल्यूज को ऐड अप किया तो मेरे पास 1646 किलो जूल हीट एनर्जी आई, जिसको मैंने नई इक्वेशन नंबर 7 बना दी। अब जरा इक्वेशन 7 को अपनी पहली इक्वेशन जिसकी हीट एनर्जी आपको चाहिए उससे जरा मिलाकर देखें, आपको पता लगेगा कि तकरीबन चीजें आपको मिल गई हैं, बस 2-3 तरह की चीजें आपको इजाफा में मिल रही हैं। 7/2O2 आपको नहीं चाहिए, यानी ये खत्म करना है। 2CO2 आपको नहीं चाहिए, ये आपको खत्म करना है। 3H2O भी आपको नहीं चाहिए, बस एक चीज का इजाफा चाहिए, वो है C2H6। अब क्या करते हैं, अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। यहां तक आप लोग स्टूडेंट्स कॉपी कर लें, फिर हम इसके बाद चलते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। ये स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉपी कर लिया। अब स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, स्टेप नंबर 4 में हम इक्वेशन नंबर 4 में से इक्वेशन नंबर 7 में से इक्वेशन नंबर 4 को माइनस करते हैं। वजह यह है कि देखें ऊपर मैंने इक्वेशन नंबर 7 जो अभी हमने बनाई थी उसको लिखा है, और उसी के नीचे इक्वेशन नंबर जो 4 है जो कि मेरे पास सवाल में गिवन थी उसको उतारा है। ऐसा करने की वजह क्या है कि सर आगे पीछे भी तो किया जा सकता था, C2H6 वाली इक्वेशन को ऊपर और 2C वाली को नीचे। सर ऐसा इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो हमें पता है माइनस में रूल होता है कि नीचे वाली वैल्यूज की साइन को बदल दिया जाता है। अगर मैंने ऐसे साइन को बदल दिया तो मुझे डिजायर्ड आंसर जो चाहिए, जैसा मेरी इक्वेशन मांग रही है वैसा नहीं मिल पाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या आंसर आता है, माइनस का रूल ये होता है कि मैंने नीचे वाली इक्वेशन की तमाम साइंस को चेंज कर देना है। कैसे, जो प्लस साइन है उसको माइनस में तब्दील करना है। तो अब आपको नजर आएगा, देखें C2H6 के नीचे मैंने माइनस लगा दिया क्योंकि वहां प्लस था, वो खत्म हुआ माइनस बन गया। 7/2O2 के साथ प्लस था, वो खत्म हुआ माइनस बन गया। 2CO2 के साथ प्लस नजर नहीं आ रही है प्लस की वैल्यूज, लेकिन मैथमेटिक्स में आप जानते हैं कि प्लस
कुछ नहीं होता है साइन की जगह, तो कोई कौन सी साइन होती है, प्लस की साइन, प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे वाले के साथ भी यही होगा। और जब हम आते हैं हीट एनर्जी पे, तो हीट एनर्जी में माइनस की साइन थी तो वो नीचे वाले की प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर कैंसिलेशन होती हुई दिख रही है। H2 और C की तो कोई नीचे वाली इक्वेशन में कोई जगह नहीं है, लेकिन आप लोग जब प्रोडक्ट साइड पे देखेंगे तो 2CO2 से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और 3H2O से खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 7/2O2 और 7/2O2 ये भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो देखें मैंने यहाँ पर कैंसिल आउट किया 7/2O2 7/2O2 को, 2CO2 को, 3H2O को। वजह ये है कि दोनों की साइंस मुख्तलिफ हो चुकी हैं, ये कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए मसला ये है कि प्रोडक्ट साइड पूरी खाली हो गई, तो जीरो प्रोडक्ट तो कुछ लिखी नहीं जा सकती। और एक मसला और ये आ गया कि नीचे वाली जो C2H6 की वैल्यू है वो तो माइनस में हो गई। चलिए अब एक आसान काम करते हैं, माइनस वाली साइन को उठा के यील्ड के उस पार ले जाते हैं, तो ये माइनस साइन प्लस में तब्दील हो जाएगी, और रिमेनिंग जो ऊपर पॉजिटिव पार्ट्स हैं वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे। जो पॉजिटिव चीजें हैं वो आप नीचे उतारें, और जो नेगेटिव वाला C2H6 था उसको उठा के प्रोडक्ट साइड पे भेज दें, ताकि ये माइनस से प्लस में आ जाए। तो देखें आपके सामने मैंने लिख के दिखाता हूँ आपको, 2C एज इट इज प्लस 3H2 एज इट इज, बाकी सारी वैल्यूज कट गई, और जो माइनस का C2H6 था वो मैंने लकीर के जरिए यहाँ जाहिर किया कि वो उस तरफ चला गया, तो C2H6 बन गया। ठीक है, यही काम अब हीट एनर्जी पे देखेंगे तो प्लस की साइन में कन्वर्ट हो चुका था, ऊपर की साइन माइनस है, नीचे की साइन प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है। 1646 को माइनस करेंगे 1560 से, तो आंसर आएगा 86, और साइन बड़ी वैल्यू की लगाई जाती है, तो बड़ी वैल्यू 1646 है, तो माइनस की साइन आ गई। तो ये आपका आंसर निकल कर। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं, थर्मोडायनेमिक्स के भी और हेज़ेस लॉ ऑफ हीट फॉर्मेशन के भी। अब आपकी स्क्रीन पर जो हैं वो हेज़ेस लॉ से रिलेटेड कुछ पास्ट ईयर के न्यूमेरिकल्स नज़र आ रहे होंगे। जल्दी से इनको कॉपी कर लीजिए, और इन्हीं की आपने प्रैक्टिस करनी है, और इसके अलावा आप लोग पास्ट ईयर से भी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा पास्ट ईयर्स को फॉलो करेंगे। मैं जितने पास्ट ईयर्स कर सकता था मैंने इस वीडियो में आपके लिए कर दिए हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। जितने भी पास्ट ईयर्स हैं जो बन सकते थे, जो आए हुए हैं, वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। इन पास्ट ईयर से रिलेटेड आपको कहीं भी कोई क्यूरी आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर सवाल पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स को भी कंप्लीट कर लिया। इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 5 केमिकल एनर्जेटिक्स अपने अख्ताम को पहुंचता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अब इंशाअल्लाह ताला मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो मैं आपके लिए चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स से रिलेटेड लेकर आऊँ। केमिकल काइनेटिक्स को भी इसी तरह अच्छे से एक एक पॉइंट को कोशिश करूँगा समझाने की। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।